हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द मुस्तफा शाह शो पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। आज हमारे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। और अगर जब भी सेहत की बात हो, हेल्थ की बात हो, तो इस हेक्टिक दौर के अंदर वी नीड डॉक्टर्स जो हमें गाइडेड वे ऑफ लाइफस्टाइल बताएं। और वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। जब भी हेल्थ की बात होती है, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ लिविंग हेल्दी, और मेरी जो एडवोकेसी होती है वो हमेशा हेल्थ रिलेटेड ही होती है। आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा मलिक मौजूद हैं। ये जो है हमारे साथ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन से ही मेरे साथ हैं। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आप आज आपको जो एक कन्वेंशनल डॉक्टर्स के बारे में आप सोचते हैं कि वो किस तरह के होते हैं, इनसे मिलके यू विल जस्ट फाइंड आउट कि डॉक्टर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं और उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स भी होती हैं। सो हमारे साथ आज डॉक्टर आयशा मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा फॉर कमिंग इन। और डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने जो है वो हमें पता है कि आप जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फिजियोथेरेपी के से रिलेटेड जो है जितनी भी नई ब्रांचेस हैं उसको भी आप लुक आफ्टर करती हैं, जिसमें कायरोप्रैक्टर की बात करें, आप हजामा स्पेशलिस्ट हैं और वो सर्टिफाइड हजामा स्पेशलिस्ट हैं जिनको पता है कितना कट लगाना है और कितना डीप होना चाहिए। उसके अलावा एक्यूपंक्चर, जिसके ऊपर अभी एक बहस भी चल रही है कि ये वाकई कोई ऐसी प्रोसेस है या ये वाकई कोई ऐसा तरीक़ेकार है, सर्विस है जिसको लेके आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। पर यूजली लोग ये कहते हैं कि शायद ये एक दिस इज़ न्यू वे ऑफ गिमिक जिसके थ्रू आप लोगों को और जो है ना थोड़ा बेवकूफ़ बना सकते हैं। पर थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये बताएं कि डॉक्टर बनने का जो डिसीजन था, वॉज इट अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन और फैमिली की तरफ से आपको बता दिया गया था कि आपने डॉक्टर बनना है? नहीं, ये मेरी अपनी भी एक ख्वाहिश थी और मेरे बाबा की भी थी। बचपन से था कि मैंने डॉक्टर बनना है। सही है। लेकिन ये नहीं था कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है या किसी ऐसी फील्ड में जाना है कि जिसका हर फील्ड में लिंक हो। सही है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनी, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बाद फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है। किसी भी तरह की कोई इंजरी हो या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इशू हो। और वुमेन कार्डियोवैस्कुलर के अंदर भी आप फिजियो को भेजते हैं? कार्डियोपल्मोनरी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उसमें भी फिजियो का काम होता है। अच्छा। हाँ जी, जो आईसीयू के पेशेंट होते हैं। अच्छा, हमें तो लगता था कि कोई मसल की कोई क्रैम्प श्रैम्प पड़ जाए, कोई हड्डी टूट जाए दोबारा से उस एरिया को। आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनकी मोबिलिटी जीरो होती है, उनकी रेंज ऑफ मोशन को देखना होता है और उनकी चेस्ट की परकशन वगैरह का जो चेस्ट कंजेशन हो जाती है उसको भी ये सारे कार्डियोपल्मोनरी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ना वो देखते हैं। एंड योर फादर वाज आल्सो इन डीलिंग विद दिस, जिसके अंदर वो फिजियो के पास जाते थे, उनको क्या इशू था जिसने वो फिजियो के पास? मेरे फादर की जो थी ना वो मल्टीपल इश्यूज थे। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो किडनी इशू थे, हार्ट पेशेंट थे, डायबिटिक वो थे, तो काफी सारी चीजें थी। तो बट आपने देखा कि जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे, हाँ, उनकी लाइफ के अंदर आपको चेंज हुआ उनका। फिर उसके बाद वॉक स्टार्ट की और स्टीरॉयडल मेडिसिन से वो पीछे हट गए। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि जो फिजियोथेरेपी है इट्स इम्पैक्ट ड्रिवन, और आपने इस फील्ड को मेडिसिन की इस वजह से चूज किया बिकॉज यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट जो है वो इज अ बिगर इम्पैक्ट देन एनी अदर स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ जितनी भी हैं वो उस पर ही डिपेंड करती हैं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो आपको एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं, फिर आपको बताते हैं अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना है और उसमें आपको वो काउंसिल भी करते हैं और डाइट भी बताते हैं। सही है, ठीक है। फिजियोथेरेपी की ये नहीं कि जस्ट एक्सरसाइजेस बताना है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है कि फिजियो में कि असेस कैसे करना है, हिस्ट्री कैसे लेनी है, एग्जामिन कैसे करना है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर कैसे करना है, उनके सिटिंग के पोस्चर को कैसे देखना है। ये बहुत बड़ी डोमेन है, अगर हम इस पे बात करें तो वो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी इसकी। तो आई थिंक हर फैमिली में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। हमने तो ये सुना था कि हर फैमिली में वकील होना चाहिए, बट नाउ यू सेइंग कि हर फैमिली के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट। क्योंकि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो बेड रिडन है, मोस्टली वो चल नहीं सकते, तो घर में फिजियो होगा तो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकेगा कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ को लेके चलना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं है कि ओवरऑल एक्सरसाइजेज जो जिम ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग और हमारी जो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हैं वो डिफरेंट हैं। अब एक मसल वीक है, उस वीकनेस वाले मसल को हमने ये देखना है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट उस मसल पे पड़े, उसके लिए स्पेसिफिक कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जिस तरह आप मतलब अब मेरा ख्याल है कि जिम एक्सरसाइजेस के अंदर भी जो है ना या जनरली जो एथलीट्स हैं वो भी फिजियो की हेल्प से दे टेक सपोर्ट, और जिस तरह आप टेंडेंट्स को मजबूत करने के वर्कआउट्स हैं, तो जिनके टेंडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम इश्यूज होती हैं, जैसे रनर्स हैं उनको यूजुअली टेंडन इश्यूज हो जाते हैं, उसमें गैप आ जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। रोटेटर कफ है
ये एक नॉर्मल चीज़ है, कॉमन इंजरी है ये, बहुत कॉमन इंजरी है। सो आप वर्कआउट में जब आप वार्म अप कर रहे हैं तो रोटेटर कफ के वर्कआउट्स भी जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड है, बिल्कुल, ताकि आपका रोटेटर कफ एक तो वार्म अप अच्छी तरीके से हो जाए और वो स्पेसिफिकली रोटेटर कफ जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता था कि कभी जब आप डॉक्टर बनी हैं और आप जब डॉक्टर्स के अंदर उठती बैठती हैं तो वो ये नहीं कहते कि जो मैंने अब स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे वो कहना कि फिजियोथेरेपिस्ट वो कहता है यू ग्लोरीफाइड मसूस इस तरह की, क्योंकि एक प्री कंसीव नोशन यही है ना कि आप वो मेडिसिन लगेंगी और थेरेपी से मुराद यही होती है कि आपकी एक मशीन के थ्रू उसको मसाज किया जाएगा, मसल को रिलैक्स किया जाएगा। बट असल में फिजियोथेरेपी अगर इन डेप्थ बात करें तो है क्या फिजियोथेरेपी? बेसिकली फिजियोथेरेपी ये है कि अगर कोई डॉक्टर कहता है ना कि आप फिजियो का सेशन ले रहे हैं, वो आपको एक्सरसाइज नहीं बता रहा, वो कह रहा है कि मोडेलिटी बेस्ड मशीनों के थ्रू मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो झूठ है, वो झूठ है। सही है। उसमें ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन है, हमने पेन मैनेजमेंट पे काम करना है, पहले हमने पेन को कम करना है। विद पेन तो कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो पेन को मैनेज करने के लिए ये डिफरेंट मोडेलिटीज यूज करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ जैसे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस खत्म होती हैं, इन्फ्लेमेशन खत्म होती है, फिर हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं और हर एरिया की डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं। तो जैसे नेक की होती है, हम इनको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। तो जितनी एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ मोडेलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट होगा। ये सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसमें इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर हो गया, टेपिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गई, मोडेलिटी बेस्ड हो गई। कम्बिनेशन में अगर ट्रीटमेंट दिया जाए और एक्सरसाइज ना बताई जाए तो भी नुकसान है। तो एक्सरसाइज के साथ ये सारी चीज़ें कराई जाएँ तो वो बेसिकली वही असल फिजियोथेरेपी है। जिस तरह आप, क्योंकि सेंस आपकी तो स्पोर्ट्स थेरेपी, आप स्पोर्ट्स इंजरीज भी देखती हैं और उसके अंदर भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। जब अगर आप आम डॉक्टर के पास हैं और आपको किसी किस्म की एक स्पोर्ट्स इंजरी निकली है, फॉर एग्जांपल हमने रोटेटर कफ की बात की, रोटेटर कफ की और आप एक जर्नल स्पेशलिस्ट पर चले गए, अगर तो वो एक ओल्ड स्कूल है, थोड़े से एजेड डॉक्टर है, सबसे पहले तो वो आपको कहेगा कि आपने यू गॉट टू बी स्टार्ट टेकिंग रेस्ट और तुमने मेडिकेशन दे देंगे और सबसे पहले बेड रेस्ट की एडवाइस करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी आपने परफॉर्म नहीं करनी। बट ऑन अगेंस्ट टू दैट जब आप फिजियो के पास जाते हैं तो वो कहता है आपने उस बॉडी पार्ट का वर्कआउट लाजमी करना है। एग्जैक्टली, आपने एक्सरसाइज करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है तो कहेगा डोंट गो हैवी, बट लाइट वर्कआउट आपने जिम में जाना है, कार्डियो करनी, यू गॉट टू स्टे एक्टिव ताकि वो मसल रिकवर जल्दी करे। तो अब सुननी किसकी है? अब आप ये देखें, कोई भी सर्जरी होती है, नी रिप्लेसमेंट हो गई फॉर एग्जांपल, उसके बाद फिजियो होती है ना, जॉइंट को इमोबाइल तो नहीं करना ना हमने। अगर हम उसको 3 दिन के लिए इमोबिलिटी में ले जाएं, सर्जरी के 48 आवर्स के बाद वो काम नहीं करता तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंचेंगे जब तक एक्टिविटी नहीं होगी, सर्कुलेशन नहीं इम्प्रूव होगी। तो जितनी सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो उतना ही बेहतर होगा। अब जैसे आप रोटेटर कफ की बात करें, इसमें जो है ना पूरे 4 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब उनमें से एक मसल भी डीजनरेशन की तरफ चला गया, इमोबिलिटी की तरफ चला गया, तो वो तो फिर सर्जरी की तरफ रिकमेंड कर देंगे ना। लेकिन मूवमेंट ज़रूरी है। इसमें हम ये करते हैं कि हमारी एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं MWM, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। ठीक है। तो उसमें पेन को भी कंट्रोल किया जाता है, जॉइंट को भी मोबाइल किया जाता है। तो ये एक कम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। तो उसके साथ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या कोई जैसे AC जॉइंट होता है वो इन्वॉल्व हुआ है तो फिर हम उसको टेपिंग करते हैं, उससे फिक्स करते हैं पूरे रोटेटर कफ को। जब हम फिक्स करते हैं उसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, पेन कम हो जाता है, वो इजीली एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकता है। मुझे जो समझ आ रही है, आप ये कह रही हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स डाइट में आप खा रहे हैं या जो भी मल्टीविटामिन, जो भी मेडिकेशन खा रहे हैं, इफ़ यू नॉट वर्किंग आउट उसके साथ, तो वो बॉडी के अंदर वो उनकी मोबिलाइजेशन नहीं हो रही, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्ट्रांग नहीं है उस तरीके से। जब आप वर्कआउट करते हैं ब्लड थिनिंग होती है और न्यूट्रिएंट जो है वो उस स्पेसिफिक उस बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा तो रिकवर करेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग प्रोटीन, सेल डैमेज है, रिकवरी तभी होगी ना जब वो मोबिलाइज हो के बॉडी से पूरे घूमेगा, तो वो रिकवरी फेज के अंदर लेकर आएगा। इफ आप खा रहे हैं तो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द रीजन यू ऑलवेज सेज कि आपने जैसे आइसिंग करते हैं, हॉट पैक लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आइस लगाने से क्या होता है, वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ती है, एकदम से सारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं उस एरिया पे, तो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेन में भी फर्क आता है। ये आपने बड़े जो है ना अच्छी तरीके से तरफ इशारा किया है, बिकॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप सो लोग कहते थे कि आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों को देख कोई चोट लगती है ना तो वो आपको गर्म चीज टकोर करते हैं। ठीक है। अब नाउ द इंटरनेट इज फुल ऑफ आइसिंग।
अब वो इवन के जो कोल्ड शावर्स हैं और आपकी वो आइसिंग टब्स हैं वो थेरेपी करने के लिए और दोबारा से अपना रिप्लेनिश करने के लिए, सो वो कहते हैं कि आइस का यूज़ करें. सो फिर वही कॉन्ट्रडिक्शन है. एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि आपने गर्म टकोर करनी. मुझे याद है कि कुछ चोट लगती थी यहाँ पर, कोई बच्चा गिर जाता था तो माएँ जो है वो कपड़े के अंदर आटा गर्म करके उसमें नमक डाल के या नमक डाल के वो उसकी टकोर बना के उस एरिया को टकोर करती है. मॉइस्ट हीट हो जाती है ना, ठीक है. लेकिन जो आइस है ना, आइस को अगर आप हाथ पे रखें तो हाथ जल जाता थोड़ी देर बाद. ऑपोजिट इफेक्ट ही उसका हीटिंग है. नहीं वो नॉर्मल आइस से हाथ नहीं जलता. नहीं, ये तो आप वो ड्राई आइस की बात कर रही हैं. नहीं, आइस को अगर आप हाथ पे रखते हैं तो 5 मिनट से ऊपर कोई भी उसको मूव ना करें, एक जगह पे रखे रहें, हाथ जल जाता है. अच्छा, तो आप कह रही कि नहीं होती ना वो बर्फ का असर जो है वो तासीर गर्म है. हाँ, ऑपोजिट इफेक्ट इसका यही आता है. लेकिन ये कि वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है. कुछ लोग होते हैं कि उनके जॉइंट इतने वीक होते हैं वो आइस को बेयर ही नहीं कर सकते हैं, तो उनको फिर हम हॉट पैक का बता देते हैं. सही है, ठीक है. ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, प्रॉब्लम क्या है. डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, आर्थराइटिस का पेशेंट है, वो आइसिंग. तो आपने बचपन में देखा होगा जब कोई बीमार कमर में दर्द कोई प्रॉब्लम होगी तो गरम हॉट पैक लेके और वो गरम पानी की बोतल अपने साथ रख के और उसको वो सुला दिया जाता था. बट नाउ यू सेइंग कि दिस इज चेंज्ड. पर आपने ये देखना है कि आपकी कंडीशन क्या है. येट अगेन आपने इसको ऊपर डॉक्टर से एडवाइस लेनी है, खुद से इंटरनेट बेस्ड रेमेडी नहीं करनी है. पर डू यू थिंक जो आइसिंग है, अगर एक जर्नल इंजरी है, फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन है, किसी तरह की कोई आपने फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए वहां पर आपको थोड़ी सी खलियां महसूस हो रही है, इन्फ्लेशन, तो बर्फ लगानी चाहिए कि हॉट पैक लगाना चाहिए? आइसिंग करनी चाहिए. क्योंकि एंकल स्प्रेन होता है उस वक्त, तो वहाँ पे हमें जिनका एंकल स्प्रेन में ये होता है कि इंजरी ज़्यादा हुई भी होती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी आइसिंग की जा सकती है. पर ये जो कोल्ड शावर्स हैं या आइस बेस्ड टब्स के अंदर बैठना है, हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? कोल्ड शावर जो है ना उनके लिए हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लाइक जैसे फाइब्रोमियल्जिया है, तो उससे सारे फिट लोग बैठ रहे हैं. फिट लोग बैठ सकते हैं. मैं पेशेंट के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ. आप ले सकते हैं, जितना ही कोल्ड शावर लेंगे आपकी सर्कुलेशन भी उससे इम्प्रूव होती है, क्योंकि बॉडी के जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना होता है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. उससे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है. जब आपके हर मसल को ऑक्सीजन पहुंचेगी तो फिर आप बेहतर फील करते हैं. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, हाउ डू यू सी दिस सौना स्टीम कल्चर जो कि पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है? मुझे ये लगता है पर्सनली कि उन मुल्कों में जहाँ पर स्वेटिंग इज एन इशू, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पर आपको धूप निकलने का कोई सिस्टम ही नहीं है, सो वहाँ पर यू डोंट स्वेट. सो आपने आर्टिफिशियली अपने आप को स्वेट करना. पाकिस्तान के अंदर तो आपके मिनरल लॉस ऑलरेडी इतना हो जाता है गर्मियों में स्पेशली. आपको हर बंदे बेचारा स्वाना ले रहा है क्योंकि आप बेसिकली स्वेटिंग, तो स्वाना आपको आर्टिफिशियली स्वेट कराता है. बट डू यू थिंक इसके कोई फवायद हैं? हाँ जी हैं. इसमें भी वही बात आ जाती है कि हमने बॉडी के जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स लेवल हैं, और उसके अलावा ऑक्सीजन लेवल हो गया, और उसके बाद सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी जो कैपिलरीज में सर्कुलेशन का लेवल है ना उसको बढ़ा देती हैं. एंड हाउ डू सी दिस ट्रेंड ऑफ जो ड्रिंक्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा है, सो इसको आप सपोर्ट करती हैं? मतलब लोग बिल्कुल भी नहीं. उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसके अंदर जो इनके अंदर जो केमिकल यूज़ हो रहा है ना वो आवाम को नहीं दिखाया जाता. ठीक है. उसको, और वो जो है ना आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना उसका स्ट्रेस लेवल जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो आपकी बॉडी उससे हेल्दी हो ही नहीं सकती है. सो यू सेइंग कि वो आपकी बॉडी के अंदर टेंशन मजीद बढ़ती है, बिकॉज कॉर्टिसोल इज एन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि टेंशन स्ट्रेस को बढ़ाता है. सो हर बंदा जो कि स्ट्रेस का शिकार है, कॉर्टिसोल उसका हाई होगा. अगर आपने अपने कॉर्टिसोल को कंट्रोल करना जान लिया, सो आपको पर काम होते हुए भी आपकी बॉडी के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है. नहीं आएगा. ये ड्रिंक्स जो है ना आपकी नींद उड़ा देती हैं. आई मीन टू से कि आप सो ही नहीं सकते हैं. रात को 11 बजे से और 3 बजे तक जो टाइम है उसमें आपका गॉल ब्लैडर जो है ना वो वर्क कर रहा होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रात के जो टाइम है हम सोते ही नहीं है. और ये जो ड्रिंक्स हैं ये आपको फिर इंसोमिया और इस तरह की चीज़ों में ले जाती है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, फिर कहते हैं हमें डिप्रेशन होने लग गया है. तो ओवरऑल आपकी बॉडी पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट. रात के टाइम है ना जिस टाइम पे आप जैसा फरमा रही हैं कि किडनी अपने आप को खुद रिपेयर
वो अपनी रिपेयरिंग फेज में जाता है, तो यूजुअली उस टाइम के ऊपर आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने आप को फ्लशिंग मोड में लेके आता है। तो अगर उस टाइम पे अगर आप फ्लश करने के टाइम पे आप ऊपर से मजीद उसको खा रहे हैं या चीज़ें डाल रहे हैं, तो बॉडी अपने आप को नेचुरली हील नहीं कर पाती, देन डिफरेंट बीमारियां जो है वो होती हैं। उन ऑर्गन्स को जो रेस्ट का टाइम है वो मिल ही नहीं रहा, जो रात को उनको सोने से मिलना है, तो जब मिलता नहीं है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है, आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। तो पूरा दिन सो तो रहे हैं, पूरा दिन सो रहे हैं, वो कमी रात पर ही नहीं पूरी होती। पर डॉक्टर साहब आप खुद एक जेन्युइनली एक बात बताएं। हाँ, मैं सच बताऊंगी। बिकॉज यू यंग, डायनेमिक, एजुकेटेड, माशाल्लाह एम्पावर्ड हैं, आई नो जो भी आप बता रही हैं सच्ची बता रही हैं, पर ये कहने की हद तक तो ठीक है, पर डू यू रियली अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं आप? कितने बजे सो जाती हैं आप? मैक्सिमम 11:30 तक सो जाती हूँ। फिर तो आपके जो सोशल सर्कल के लोगों को आपको बोरिंग कहते होंगे। कहते हैं, लेकिन मेरी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है, वो कुछ नहीं है। तो I always said say no to medicine. Say no to medicine. तो बेहतर है कि आप अपनी टाइमिंग, आप जल्दी सोते हैं तो सुबह आपकी नमाज की टाइम खुद ब खुद आँख खोल। Remedy is better than cure. Yes. So आपने पहले ही जो है वो एहतियाती तदाबीरें तमाम अपनाई हैं। मैंने अपनी फैमिली में ये चीज़ देखी है, अपने फादर को देखा, उन्होंने इन सारी चीज़ों को किस तरह से कॉप अप किया है, तो हमारे अंदर वही रूटीन सेट करनी पड़ती है। तो मजा तो 11:30 के बाद ही आता है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, तो जहरी बात है। वो कहते हैं ना, रात रूटीन सेट कर, रात जवान है, हम जवान है, लाहौरियों की रात जवान है। हम लाहौरी है जी, रात हमारी जवान है। बाहर जाते हैं यही लोग, जब दुबई जाएंगे तो पूरी पूरी रात जो है ना उनकी नाइट लाइफ हम एंजॉय करते हैं। कभी बंदा जाग भी लेता है, जैसे ईद है, कोई इवेंट है, वो तो आप जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने कहा कि रूटीन है, बच्चे हैं, मेरे घर के जितने पूरी फैमिली के बच्चे हैं उनका एक कट ऑफ टाइम है, वो 9 बजे 9:30 बजे दे विल हैव टू गो टू द बेड। पर जब वीकेंड है, कल स्कूल नहीं अगले दिन, तो जब तो वो ऑफ कोर्स वो जाग लेते हैं। बट आपको अपनी आदत बनानी चाहिए, जबरदस्ती आपको उल्लू बनने की जरूरत नहीं है कि रात के आप उल्लू हैं। और मेरे तो कुछ ऐसे भी दोस्त हैं को कुछ करने की नहीं, क्रूजिंग के बहाने जो है ना आप क्रूजिंग करें, जरूरी है जी टाइम मैनेजमेंट। वो पूरी रात जो है ना आप क्रूजिंग करें, क्योंकि वो 2-3 बजे से पहले वो घर चले जाएं तो उनको समझ नहीं आती कि हम आज घर करने के आगे हैं। सो यू वेरी राइट कि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। डॉक्टर साहब अभी तक आपने जितना एक्सप्लोर किया, बिकॉज मुझे पता है डीजी खान से आपका ताल्लुक है और आपके फादर प्लेड ए की रोल, जिसकी वजह से आज आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं, एम्पावर्ड है, और मेंटली तौर पे 360 के एंगल के ऊपर आपका जो है ना माइंड खुला हुआ है। सो वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जो एक यूजली ख़वातीन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, कि जो जल्दी से शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली स्टार्ट हो जाए। तो मतलब यू हैव एन मिशन, और आप चाहती हैं कि सोसाइटी के ऊपर आपका एक इम्पैक्ट हो, और आप उसी तरफ जो है ना इन रूट है। बट हैविंग सेड दैट, आपकी भी जिंदगी के अंदर अप एंड डाउन्स तो होंगे, देयर विल बी मोमेंट्स जब आपने सोचा होगा कि यार ये मैंने क्या बेड़ा उठा लिया है, और जो एक रूटीन की जिंदगी है या जो पानी का बहाव जिस तरफ है उसी तरफ हम भी बहते हैं। ये स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ वाटर वाला जो बेड़ा आपने उठाया था, कभी जिंदगी में एक टाइम है व्हेन यू वर शैटर्ड इनफ एंड यू सेड कि नहीं, आई एम बैकिंग ऑफ, गोइंग बैक टू डीजी खान, और मैं अपनी रूटीन की लाइफ गुजारूंगी? हाँ जी, व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, तो वही फैमिली की बातें, वही सारा कुछ, तो मैंने पापा को कहा या मैं पढ़ सकती हूँ या मैं वो बर्दाश्त कर सकती हूँ, क्योंकि मेडिकल में आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका मेंटल पीस नहीं है, आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते हैं। मैं वापस गई, लेकिन विद इन अ वीक मेरे बाबा ने मुझे समझाया कि नहीं, आपने इस चीज़ों को लेके चलना है और आपने प्रूव करना है, और मैं किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये टाइम आता है, उसमें बंदा समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। प्रेशर इतना हो गया ना, एजुकेशन का प्रेशर है। हाँ, आपके साथ जो लोग हैं उनका सिर्फ फोकस, प्राइम फोकस इज एजुकेशन, उनको पीछे से उनकी कोई टांग नहीं खींच रहा। हमारे इलाके में है, किसी ने कोई 23rd की एज के बाद फौरन से शादी करें, लड़की बूढ़ी हो रही है, ये सारी चीज़ें। लेकिन गोरा जवान ही 30 के बाद होता है। उसकी जवानी स्टार्ट 30 के बाद होती है। नहीं, इसमें मेरी पूरी फैमिली का एक अच्छा वो था कि उनका माइंडसेट इस तरह फॉर यू, जो मैंने अभी तक डायग्नोज किया, योर पेरेंट्स प्ले ए पिवटल रोल, स्पेशली योर फादर वाज इन अ की पोजीशन, और वो ड्राइविंग फोर्स में रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आप एक हफ्ता आपने गुजारा, उन्होंने आपको दोबारा से जो है मोटिवेट किया, एंड देन यू बैक ऑन योर ट्रैक। हाउ डू यू सी, या आइडियली पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए?
रिलेशनशिप जो है ना पेरेंट्स और बच्चों का, जो मैंने देखा है मैं उसी को ही बताऊंगी कि मैंने हमेशा ये देखा, उन्होंने हमें कहा कि नहीं यू कैन डू दिस, ठीक है। और कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने हमसे कोई गुस्से वाली बात की हो, हमेशा मोटिवेट किया है। तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो पेरेंट्स का अगर बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन है, हेल्दी है, और उसमें मतलब हर बात की शेयरिंग हो रही है, हर छोटे टॉपिक पे वो आपको बैठा के बता रहे हैं। तो आजकल की अवाम में मैंने ये चीज़ नहीं देखी, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस ही नहीं करते हैं कोई भी इशू आ रहा हो। आपको लगता है कि आजकल के जो रिश्ते हैं स्पेशली पेरेंट्स का और उनके बच्चों का, उसके अंदर द इशू इज कि दोस्ती वाला कम्युनिकेशन और जो दोस्ती वाला एलिमेंट है वो कम हो गया है। सो आपको लगता है कि आपके योर फादर वाज मोर ऑफ योर फ्रेंड, और आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए ताकि वो उनसे आगे चीज़ें शेयर करें, रादर देन कि वो अपने ही साथियों को और अपनी एज फेलोज को शेयर करके चीज़ें और गलत मशवरे मैं अपनी लाइफ का हर मैटर अपने पापा से डिस्कस करती थी और वो मुझे समझाते भी थे, जहाँ मैं गलत होती थी वो मुझे वो भी बताते थे, लेकिन ना पॉजिटिव वे। आपने हर मैटर डिस्कस किया अपने वालिद साहब से, वो तमाम इश्यूज भी डिस्कस किए अपने वालिद साहब से जो दिल के इश्यूज होते हैं जवान लोगों के? क्या दिल लगा जवानी में? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी स्टडीज में ही है। अभी स्टडीज में ही है। डॉक्टर साहब ने बड़े स्विफ्टली इसको जो है वो टिप किया है, क्योंकि मेरे एजुकेशन जिंदगी में लाइफ में आपके पूरे कॉलेज में आपको कोई एक ऐसा हैंडसम डॉक्टर नजर नहीं आया? नहीं, अच्छे सब लगते हैं। अच्छा। लेकिन इट डजंट मीन अगर कोई कहता नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है, ठीक है, वो बीमार है उसको डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, लेकिन आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हो ना तो यही लोग मुड़ के आपकी तरफ आते हैं। वो आप उस मुकाम पे पहुंचना चाह रही हैं जहाँ पर आपकी तरफ अपनी फील्ड में बहुत ग्रो कर गई हूँ। और ये मेरे बाबा कहते थे, आप अपने फील्ड में उस मुकाम पे पहुंचे, लोग आपकी तरफ हैं, आपको लोगों की तरफ जाने की आपको लोगों की तरफ जाना पड़े। आप बेफिक्र है। लॉरी लड़के जो है ना वो मौका ही नहीं देते किसी खातून को कि वो उसकी तरफ जाए, वो बेचारे खुद ही भागे घूमते हैं। बट यू वेरी राइट। ऑन अ सीरियस नोट, आपको अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में इतना नाम बनाना चाहिए कि पीपल शुड रिकॉग्नाइज यू रादर देन कि यू रनिंग आफ्टर पीपल। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारा मतलब इतनी देर आपको मेडिसिन के अंदर हो गया है, कोई एक ऐसी एम्बैरसिंग मोमेंट हुई हो, कोई ऐसा पेशेंट आया हो, क्योंकि आप तो कायरोप्रैक्टर भी हैं और ज़ाहिर बात है क्लोजली जाके, और फिजियो भी जो है ना वो एक क्लोज कांटेक्ट है विद जो पेशेंट। मतलब अब तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जिस तरह मैं और आप टेबल के दो तरफ बैठे हैं, इतनी फासले से नीचे ही मुंह देख के डायग्नोसिस कर लेते हैं। और जब आप बोल रहे हैं कि आप मुझे जी क्या मसला है, आप बता रहे हैं मुझे नज़ला है, जुकाम है, कितने दिन से, वो आपके चेहरे की तरफ आप देखेंगे जिस टाइम पे आपने फीस देनी है, वो ऐसे करके फीस लेंगे। यहाँ पर एक नीचे उनके पास ड्रॉ है, उसमें फीस चलेगी। बट आपका तो काम ही सारा मतलब 50% इज द थेरेपी, अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर पेशेंट कि उसको प्रॉब्लम क्या है, फिर आपने एक्सरे वैक्सरे दे के डायग्नोस्टिक निकाल के फिर आप नेक्स्ट अगला जो फेज है उसको आपने समझाना है कि भाईजान लाइफस्टाइल चेंजेस क्या लेकर आने हैं, तुमने ये एक्सरसाइज करनी कैसे, डेमोन्स्ट्रेशन करवा के उसको घर में समझाना है कि तुम्हारी घर में कैसे होगी, उसके साथ जो उसका अटेंडेंट आया उसको भी समझाना है। तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग और बोलने वाला ये काम है। तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कोई ऐसी बात कर जाते होंगे जो बड़ी आपको बाद में हंसी आती है, इन दैट मोमेंट यू फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। आप मॉडल की बात ना कीजिएगा, वो मुझे पता है। आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं जो है ना अपना जो मेरा तरीका है ना बात करने का वो इस तरह से, अगर पेशेंट के साथ इवन कायरो भी करनी है, आई यूज पिलो, मेरा बॉडी कांटेक्ट होता है, सही है, ठीक है। बाकी मोस्टली कायरो होती है नेक की, वो तो सही बात है। हाँ, उसके बाद अगर किसी का जॉइंट इशू है या इस तरह का कुछ इशू है तो वो हमें मैनेज करना आना चाहिए। मैं ये नहीं सोचती कि मैं एज अ फीमेल हूँ तो मैं एक मेल पेशेंट को ट्रीट नहीं करूँगी, मुझे उसको मैनेज किस तरह से करना है, ये मैंने अपने इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर जो थे ना उनसे ये चीज़ें सीखी, मैंने उनसे डिस्कशन की, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, बाहर डिफरेंट हैं, पेशेंट को किस तरह से लेके चलना है। तो इसमें मुझे कभी कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन आई नहीं है। ये कोई ऐसा कमेंट किसी आंटी ने दे दिया हो या किसी, बस ये पूछते हैं मैरिड हो, ये जरूर पूछते हैं। सो डॉक्टर साहब के बाद रिश्तों की कमी नहीं। वैसे डॉक्टर साहब मैरिड से ख्याल आया, आपको ऑपोजिट सेक्स में पसंद क्या आता है, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं? अच्छा इंसान हो। अच्छा, और वो कैसे पता चलता है यार? ये डॉक्टर साहब एक मिनट, ये जो आपने मारूजी बात की है ना, मतलब कि एक जो सिलसिला चलता आ रहा है कि अच्छी शख्सियत, तो वो तो उसके साथ 5 साल गुजारेंगे तो पता चलेगा ना कि वो इंसान का बच्चा है भी कि नहीं। चल जाता है
अच्छा, आप एक दफा किसी से बात करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं, चलता जो है। आपके सामने अच्छा बनना चाहेगा वो तो फिर अच्छा ही बन के आएगा ना। मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, रेकी प्रैक्टिस आप पहचान लेती हैं कि बंदे का हाँ, एक तो अच्छा इंसान हो। हाँ। अच्छे इंसान से क्या मुराद हो? टॉल हो, खूबसूरत हो, वेल बिल्ड हो। अच्छा, ये अच्छी, ये वाली नहीं है। खूबसूरती डजंट अच्छा, खूबसूरती नहीं मैटर करती। हाँ, क्योंकि अच्छा इंसान क्या हो? मतलब कि जहाँ सिग्नल पे रुकता हो वहाँ लोगों को पैसे देता हो, लड़की का दरवाजा खोलता हो। नहीं, अच्छा ये भी नहीं है। अब वो लड़कियां नहीं है जिनको ये वाले मसले हैं कि आपका कोई दरवाजा खोले। नहीं। फिर क्या पसंद है? चल, अच्छे इंसान की डेफिनेशन तो बताएं। 5 वक्त का नमाजी हो, सादिकुल अमीन हो। नहीं, यहाँ तो कोई पॉलिटिशियन सादिकुल अमीन नहीं है। लड़का ढूंढने निकल गई तो कुंवारी रह जाएंगी। समझा देना जरा, मेरे देखने वालों को तो समझ आए। आपको क्या डॉक्टर आयशा मलिक को क्या लड़कों में बहुत पसंद है? सारे लोग होते हैं जो ओपन माइंडेड नहीं होते, कंजर्वेटिव होते हैं। एक ओपन माइंडेड बंदा होता है ना, अगर मैं फील्ड में काम कर रही हूँ तो वो मेरी चीज़ों को समझेगा। ठीक है। और मेरे ख्याल में बस यही काफ़ी होता है। दूसरा ये है कि दुनिया आखिरत तो आप हर किसी ने अपनी खुद ही संवारनी है। वो तो अपना पर्सनल मैटर हो गया। ये है कि तेरा ओपन माइंडेड हो। हाँ, वो देखना, स्पेस देने वाले ये तो आपने इंटीरियर बता दिया ना। एक्सटीरियर के ऊपर है, देखने में कैसा हो? देखने में भी अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छी की क्या डेफिनेशन हो? बस अब वो तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गुड लुकिंग की क्या डेफिनेशन होती है। एक अच्छा इंसान जो दिल को अच्छा लगे, एक नजर में देखने में अच्छा लग जाए। दिल को क्या अच्छा लगता है? ये समझना चाह रहा हूँ मैं, क्या चीज आपको आपके दिल को समाती है? क्या ऐसी प्रोफेशनल बंदा हो जिसको एक फीचर्स होते हैं ना सवा रुक तो जाए। को हाइट होती है, को बिल्ड होती है, को बात करने का स्टाइल होता है, कुछ पसंद आके कलेक्टिवली आपको एक चीज पसंद, ड्रेसिंग सेंस किसी की पसंद होती है। सारी चीजें तो बंदा देखता है, फिर उस देखता है किस तो पीछे तो कुछ रह नहीं गया। मतलब आपको अब डॉक्टर साहब की रिक्वायरमेंट जो मुझे समझ आई है, एक हसीन बंदा, लंबा भी हो, बिल्ड भी अच्छी हो, शरीफुल नफ्स हो, दूसरी औरतों को ना देखता हो, वेल बिल्ड हो, वेल ऑफ भी हो और खुशबू भी अच्छी आती हो। आपको मुबारक हो, इस प्लेनेट में तो आपको ऐसा इंसान मुश्किल ही है, ये किसी और प्लेनेट पे आपको जो है ना इस तरह का बंदा जो है वो जरूर मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हजामा है, क्योंकि ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है और उन्होंने बताया है, जिस हम पहले भी बात कर रहे हैं, जिस अनफॉर्चुनेट क्या तिब्बे नबी की चीज़ें जो हैं जो हमसे पूरे मुल्क में एडवोकेट होनी चाहिए, मुस्लिम उम्मा से निकल के वेस्टर्न वर्ल्ड्स में जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये है कि वेस्ट से निकल के पाकिस्तान या मुसलमानों के अंदर आती है। सो अब तो चाइनीज़ भी जो है ना वो कन्वेंशनल स्टाइल से और वो जोक वाले स्टाइल से ही जो है ना वो हजामा करते हैं। सो बेसिकली हजामा है क्या? हजामा की चांद की या सुन्ना की जो डेट्स हैं वो हर माह की क्या होती हैं, इसके बेनिफिट्स के ऊपर अगर बात करें वो क्या है, और जो लोग गलत तरीके से हजामा सेंटर चला रहे हैं, घरों में आके हजामा करते हैं, वो कितना खतरनाक है और एक बंदे को कैसे पता चले कि उसने गलत बंदे से हजामा करवा लिया? हिजामा जो है ना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी सुन्नत नबी है, उसके बाद उसमें कुछ डाउट रह ही नहीं जाता कि इधर करवाना चाहिए या नहीं करवाना, वो तो खत्म होगी बात। फिर इसकी जो सुन्नत की डेट्स होती हैं वो 3 होती हैं और इसके सुन्नत पॉइंट्स जो होते हैं वो 7 to 9 होते हैं। अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसने जनरलाइज्ड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करानी है तो वो सुन्नत पॉइंट्स करवा 7 to 9 ठीक है। किसी में मैं 11 तक भी चली जाती हूँ, कहीं स्टिफनेस हो या कोई और प्रॉब्लम लग रहा हो तो वो भी कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि हिजामा जो परफॉर्म कर रहे हैं वो जो डीप ब्लड से कट है, इतना इसकी पेन इतनी होती है जैसे हम इसको स्क्रैच करें ना, इतनी होती है, मतलब चूंटी काटने जितनी। ठीक है। और वो जो डीप कट्स लगा रहे हैं उसमें हमारी बॉडी में होती है कैपिलरीज कट हो जाती हैं। कैपिलरीज क्या वेन्स हैं? छोटी छोटी जो हमारी बॉडी में नजर आती है। ठीक है। और ये 6 दिन में खुद ब खुद रीजनरेट भी हो जाती है। ठीक है। अगर हम उनको कप लगा के उसके बाद जब रिमूव करते हैं फिर दोबारा कप लगाना पड़ता है क्योंकि डीप कट्स होते हैं। वो आपका फ्रेश ब्लड निकाल कप पहले लगाया आपने, वो प्रोसेस किया। हाँ जी। अच्छा। फिर जब क्लीन करने के लिए कप उतारते हैं तो देखते हैं तो फिर ब्लड निकल रहा है तो दोबारा दूसरा कप लगाना ताकि वो ब्लड उस कप में आ जाए। एग्जैक्टली। सही है। वो उससे वीकनेस होती है, वो आपका फ्रेश ब्लड निकाल रहे हैं, हमने फ्रेश ब्लड नहीं निकालना। ठीक है। ये सुपरफिशियली कट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन 1 दिन में हील कर जाती है और इसके बेनिफिट्स जो है ना हर फील्ड में है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी चीज़ का क्योर नहीं मिल रहा तो हिजामा करें। ठीक है। और इतनी डिप्रेशन एंजाइटी बहुत अच्छा
बहुत अच्छा। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, और उसके अलावा कोई फैमिली इश्यूज हैं जो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठी हुई हैं, और हसद, नजर, जादू, आप बता रही थी, ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। इसका असर खत्म हो जाता है। सारी लड़कियां तो लाइन लगा के आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि एक तो नजर लगनी होती है ना, एक प्यारा होना होता है और एक प्यारे होने का कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह प्यारे होने का कॉम्प्लेक्स बहुत है, लोगों को खुद से लगता है कि वो प्यारे हैं, तो नजर तो बच्चा गिर जाए बस नजराया गया है। हाँ जी, है जी। आपके साथ कोई मसला हो जाए, नजर लग गई, और भाई पहले ये तो देख लो तुम्हें कोई देखता भी है। पर ये आप कह रही है कि नजर का भी तोड़ जो है, जादू का तोड़, नजर का तोड़, और हजामा की नजरों से बंदा बच जाता है। सबसे ज्यादा तो नजर तो वही होते हैं जो हासिदी लगाते हैं। नहीं वैसे बात माशाल्लाह आजकल खवातीन मुंह पे जितनी चीजें करवाती हैं ना, तो प्यार करने वालों से भी बच जाती हैं वो, क्योंकि उनके चेहरे कुछ अरसे तक पहचाने नहीं जाते। अच्छा, ये जो ट्रेंड अब चल रहा है और जिसमें बोटॉक्स और पता नहीं यू जस्ट नेम इट, वो आपकी चीजें आ गई हैं, लिप फिलर्स हैं, सो हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड? मेरे ख्याल में तो ये आवाम को पागल बनाया जा रहा है। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने क्योंकि डिप्लोमा इन एस्थेटिक भी किया हुआ है, तो आपने तुझे छड़िया कुछ नहीं, मैं साहब है क्यों ये इतनी सारी चीजें क्यों की हुई है? एक चीज मैंने अपने लिए की थी, अपनी फैमिली के लिए किया था कि मैं उनको अवेयर कर सकूं। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो माइक्रो नीडलिंग है, जिस पर मैं बात करूंगी, क्योंकि उसमें आपकी अपना ही प्लाज्मा जो है ना वो इंजेक्ट, पीआरपी की बात कर रही हूँ, मेसोथेरेपी जो होती है जो इंजेक्ट की जाती है वही प्लाज्मा होता है जो, लेकिन अदरवाइज बाकी जितने हैं फिलर्स, बोटॉक्स, ये सारी चीजें 3 महीने बाद आपकी वही सेम शक्ल निकल आती है। आप फिर हर 3 महीने बाद तो बोटॉक्स करा नहीं सकते। नहीं, जो जिन्होंने कराने हैं वो बोटॉक्स कराते हैं, लेकिन उससे ये एक्ट्रेसेस हैं, हाँ, तो जितनी आपकी वो मॉडल फ्रेंड्स हैं जो आपके जिम में भी आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कराए बगैर रहती हैं? नहीं, कुछ खूबसूरत भी हैं जिनको जरूरत नहीं भी पड़ती। पर खूबसूरत होना और उठे हुए होंठ होना दो फर्क चीज है। आप अरब में चले जाएं, आप दुबई की खवातीन देख लें, जितनी इन्फ्लुएंसर्स हैं आप देख लें, ऐसा हो सकता है कि, लेकिन उससे कि आपकी बॉडी और ये जो फेस है ना, इसकी इलास्टिसिटी जल्दी खत्म हो जाती है। ये एक इसका नुकसान तो है। इन द एंड यू हैव टू गिव इट अप। आपने इसको कब तक कराएंगे? बेहतर है कि आप अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें लें, जिसमें जैसे फेशियल कपिंग होती है, सिलिकॉन का कप होता है जिससे हम ड्राई कपिंग कहते हैं फेस की, आप ऑयल लगा के वो करें। आप वैसे ही अपनी स्किन को बेहतर करें, ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं, ऑर्गेनिक मास्क लगाएं, तो इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। पर वो इंस्टेंट नहीं आते, बट इट टेक्स टाइम आपको वो, हाँ बेबी, वो असर उसमें। अच्छा, ये जो आजकल बाल गिरना है और हर मर्दों का तो बहुत ज़्यादा ही मसला, अब खवातीन में भी ये इशू जो है ना, और इवन के जब प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, और वो छोटे छोटे बेबी हेयर्स अक्सर खवातीन के निकल आते हैं। सो वो पीआरपी इज़ दी अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर दिस, के और भी कोई सोल्यूशन है? हिजामा भी किया जाता है हेयर फॉल, हिजामा से हेयर फॉल के लिए पे भी इम्पैक्ट आता है बहुत अच्छा, और वो सर में लगती है। सर में भी लगते हैं ये सारे, जो यहाँ से बाल जिनके कम हो जाते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट लगते हैं और वो फिर से आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आप सारी मिथ्स बस्ट कर रही हैं कि वो कहने वाले तो ये जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस कल के ऊपर से एक बार बाल खत्म हो जाए, आप उसके ऊपर जो है ना वो दोबारा से आप वहां पर मतलब कि बाल रूट्स डालेंगे तो रूट्स तो आएंगे, जब रूट्स ही खत्म हो गई एक जगह की। अब देखिए, जितने भी हैं, डेंड्रफ हो जाती है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर अब वहाँ पे क्यों होती है? सर्कुलेशन नहीं इम्प्रूव, ठीक है, और तो गर्म पानी से नहाने से हो जाती है। हाँ जी, होती हमें तो यही समझ जाती है कि गर्म पानी जो है, जब अभी हम आजकल हॉट शावर्स ले रहे हैं, तो आपके जब आप हिजामा करते हैं तो हमने वहाँ पे हमारे स्कैल्प को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले। हम ऑयलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि स्किन ड्राई होती है, स्कैल्प ड्राई होता है, ताकि कोई इन्फेक्शन न होता है, तो उसकी वजह से भी बाल गिर जाते हैं। तो हिजामा से वहाँ पे क्या है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ब्लड आपका इकट्ठा हो रहा होता है वहाँ पे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो ग्रो करते हैं। पर वहाँ पर जहाँ पर किसी वजह से ब्लॉकेज आई हुई है, या जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पा रहे, या ब्लड नहीं पहुँच पा रहा, तो दोबारा से वो मशीनरी जब स्टार्ट होती है तो वो रूट्स दोबारा से वो अक्सर वो होती है। अच्छा, ये जो डिफरेंट आजकल शैम्पूज के ऊपर बड़ी एक बहस चल रही है हमारे पास पाकिस्तान में, तो अनफॉर्चुनेट है, यू नेवर नो कि प्रोडक्ट्स कौन सी सही हैं कौन सी गलत हैं। सो अब एक बहस चल रही है कि जो डैंड्रफ वाले शैम्पू हैं, इट्स लाइक ए मेडिसिन, आप इसको अगर यूज़ करें, एक क्वार्टर यूज़ किया और आपने जब छोड़ेंगे तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। सो इज़ इट ट्रू
कि इस तरह की कोई चीज़ है? जाहिर बात है उनके अंदर केमिकल्स हैं या फिर सल्फेट फ्री लें। सल्फेट ही होता है ना सारे? सल्फेट नहीं, कुछ ऐसी भी हैं जो सल्फेट फ्री शैम्पू हैं, वो यूज़ करें, उनका बहुत अच्छा है। पर देसी टोटका ये है कि आप ऑयलिंग करें। ऑयलिंग हो सकती है। और शैम्पू कितनी बार करना चाहिए हफ्ते में? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं पर आई एम जस्ट सेइंग कि आप शैम्पू, आपके बाल ऑयली नहीं होने चाहिए। ऑयली नहीं लोग कहते हैं ना डेली शॉवर ना लें, मैं कहती हूँ लें डेली। अच्छा। ताकि आपके बाल जितने भी हैं ऑयली नहीं होंगे, तो वो सीबम जो है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे हम एक्नी के ऊपर बात कर रहे थे, एक्नी एक ऐसा एक्यूट इशू है कि एक्यूट एक्नी और उसके बाद जिसके अंदर वो पस पड़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हार्मोनल चेंज होता है और यूजली जो आपके टीनेजर लड़के लड़कियां हैं उनमें एक ये इशू आता है कि एक्नी बहुत ज़्यादा है। और अगर इफ़ यू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अगर आपकी एक्सट्रीम एक्नी है, देन आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है। व्हेन यू टेकिंग एंटीबायोटिक्स योर स्टमक इज ऑन द हाई रिस्क, क्योंकि वो इतनी हाई पोटेंसी की आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है और उसके साथ बहुत सारे मसले हैं। इवन कि जब शादियों से पहले लोगों को अक्सर ये एक्नी का होता है तो वो अपने एक्नी सही कराना चाहते हैं। सो व्हेन यू टेकिंग सो मच ऑफ एंटीबायोटिक, सो फिर आपको फैमिली स्टार्ट करने में भी इश्यूज आते हैं, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट है। यू वर जस्ट टेलिंग मी आपने अपनी एक्नी कैसे ट्रीट की, मेरे देखने वालों को समझाएं कि आपने अपनी एक्नी कैसे ट्रीट किया अपने फेस का। ये सारा फुल बस था यहाँ पे, लेकिन ये देखें अब खत्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर महीने करती रही हूँ। एक्नी जो है, जिनकी पस वाली एक्नी है ना, तो उन पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके हिजामा की फेस कपिंग के। और मैं किसी और चीज़ की तरफ नहीं हूँ। और कितने सेशंस में आपने? मुझे 5 to 6 लगे थे। 5 to 6 पर जनरली अगर कोई जितनी भी सोयर सिचुएशन हो 3 से 4 के अंदर ड्राई होना शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके बाद मार्क्स पड़ जाते हैं, तो उसके लिए आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि जब एक्नी तो ड्राई हो गई ना, उसके बाद जितने भी ये क्या कहते हैं उसको स्कार्स बन जाते हैं, तो उसके लिए यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर और जाके आपने, बट वो प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व हो जाता है। सो मुझे जो समझ आ रही है कि हिजामा प्राइमरीली जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं या हार्मोन इनबैलेंसमेंट है, उसके ऊपर जब वो डिटॉक्सिफाई होता है, सो चीज़ें आपके हार्मोन अपनी जगह पे आना शुरू होते हैं, तो चीज़ें आपकी वापस आती हैं। पर जाहिर बात है जो निशान पड़ गया वो तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सटीरियरली उसको जो है वो ठीक करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी नई से नई चीज़ें आती जा रही हैं, जिससे हिजामा है, हमें वो भी नीडलिंग की कपिंग थेरेपी है, उससे अगली एक और चीज़ आ गई है कि जिसमें आप मुझे बता रही थी कि चाइनीज़ जो है वो एक्यूपंक्चर जो है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इंटरनेट इज़ फुल ऑफ दिस थिंग कि इसकी कोई मेडिकल बैकिंग नहीं है और ये सिर्फ एक चाइनीज़ मेथोलॉजी है जिसकी कोई, जिस तरह वो कहते हैं कि सर डिफरेंट टीज़ होती हैं, चाय हैं, ये चाइनीज़ हमेशा एक हाइप क्रिएट करते हैं। और अब वो माचा आ गया था, एक बड़ी मशहूर चाइनीज़ टी थी माचा, वेट लॉस के लिए, तो लोगों को उससे फिर कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई। देन दे लेटर ऑन रियलाइज के ये चाइनीज़ एक शोशा छोड़ देते हैं, उसको मार्केट अच्छे तरीके से करते हैं, तो कहते हैं ये भी एक शोशा ही है। नहीं, मैंने अब बहुत अरसे से मैं एक्यूपंक्चर कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं, क्योंकि इससे ये है कि आपकी फुल जो बॉडी की वेलबींग है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है। और किसी को नेक पेन है, तो नेक में हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, तो उस तरह हम ड्राई नीडलिंग करते हैं, नीडल लगा के उसको मूव करते हैं कि वो जो ट्रिगर है ना वो रिलीज़ हो जाए। और इसके अलावा इसका जो चाइनीज़ का मेथड है, वो क्या कहते हैं कि एक सब्सटेंस होता है काई, अगर वो आपकी बॉडी में इनफ है तो आप हेल्दी हैं। तो अब हमारी एडवांस थेरेपिस्ट कहती हैं वो एंडोर्फिन है। ठीक है। तो वैसे भी अगर कहीं पे कोई नीडल प्रिक करें तो उसका जो एक स्टिमुलस है ना, वो आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। सही है। बेसिकली ये मसल की एक्टिवेशन है, इसके और हिजामा के बेनिफिट्स जो है ना वो मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कोई मिथ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं और मैं काफ़ी सालों से कर भी रही हूँ। अच्छा, ये जो तमाम ट्रीटमेंट्स आते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स? यस, they are expensive treatment. Roughly अगर एक बॉल मार्क लेके चले तो ये सेशंस हैं, ये कहाँ से वेरी करते हैं? हाउ मच दिस कॉस्ट वन सेशन? कितने पैसे चार्ज में कितने पैसे लगते हैं? 3000 4000 इस तरह से होता है। अगर फिजियो प्लस एक्यूपंक्चर है तो वो 5000 पे चला जाता है। इट डिपेंड ऑन हिस्ट्री के, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको ट्रीटमेंट क्या देना। 2 लोग अगर बर्गर खाने जाएं उतने पैसे बनते हैं। हाँ, सेहत पे नहीं लगाते, बट नथिंग इज एक्सपेंसिव इन दिस वर्ल्ड देन योर हेल्थ। और अगर आपकी सेहत है तो तमाम तर मामला हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? ज़िंदगी है, क्योंकि आपने
आपके पास इस जिस एज ब्रैकेट में आप हैं उस एज के लिहाज से आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। उसकी वजह ये है कि बिकॉज आपने वो, जब आप कहते हैं ना सर्टन सॉर्ट ऑफ प्रेशर आप लेते हैं, सो एक एक्सपोजर बढ़ता है। देन रीलोकेटिंग फ्रॉम योर होम टाउन टू अ मेट्रो सिटी, वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर आपका मेल इंटरेक्शन अपार्ट फ्रॉम योर सिबलिंग्स, उस तरह आपका पब्लिक मेल इंटरेक्शन ना हो। देन यू कमिंग टू एन फील्ड कि जहाँ पर आपका ज़्यादातर मेल इंटरेक्शन आपका जो है वो लोगों से हो रहा है। सो वो एक बड़ी आपके अंदर डेप्थ आती है 360 के अंदर। अभी तक जिस मुकाम पे आप हैं, जितनी ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, अगर आपने ज़िंदगी को डिफाइन करना हो तो ज़िंदगी है क्या? आपने बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चंस कर रहे हैं। ज़िंदगी मेरे ख्याल में जीनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि हमें डिप्रेशन है, हम ये हैं वो हैं, तो हर दिन को जिएं और अल्लाह का शुक्र अदा करके जिएं। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैं ग्रो करती गई हूँ। तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए हर चीज़ में। तो मेरे अकॉर्डिंग और कुछ भी नहीं है। सो फॉर यू लाइफ इज जीने का नाम है। बिल्कुल, जीते जा जिंदगी। और एवरी डे इज अ न्यू डे। सो अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता आज हम हैं और कल हम नहीं है। जैसे मैंने अपने फादर का देखा, सडन हुआ सब कुछ। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ को जिएं, कोई पता नहीं आज हैं हम कल नहीं है। तो मैं तो और वो काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो मैं वही करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपनी फील्ड में ग्रो करूँ, तो मैं कर रही हूँ। टाइम पे आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें। जितना आपका टाइम आप मैनेज करेंगे, टाइम पे उठें, टाइम पे क्लिनिक जाएं, बाकी सारे काम, तो इतनी अच्छी लाइफ गुजरती है, आप फ्रेश भी रहते हैं। डू यू मैनेज टाइम और डू यू प्लान योर लाइफ एज वेल? आर यू अ गुड प्लानर? आप बड़ी प्लानिंग करती हैं कि 5 साल बाद क्या होगा? नहीं, लाइफ का तो कोई पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अगले 2 दिन की प्लानिंग करें बस। So you go with the flow. Yes. आपने जो फ्लो लाइफ का बनता जा रहा है, you just going with it, और अपने आप को आपने डिसिप्लिन। हर काम में बेहतरी होती है अगर आपका तवक्कल है, तो फिर कुछ रहता भी नहीं। वक्त आ गया है हमारे देखने वालों के फेवरेट सेगमेंट का, आई लव माई स्किन, पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। अगर आप हमें जवाब ठीक देंगी इसके अंदर, तो ये एक वाउचर है 30% ऑफ का, तमाम एंटायर सर्विसेज के ऊपर यू कैन क्लेंच इन 30% डिस्काउंट, और एक बेहतरीन सा फेस वॉश आपके साथ जाएगा, आपकी स्किन को और महकाएगा और ग्लो कराएगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपने लव बहुत सुना हुआ होगा और आई होप कि आप इसका जवाब सही दे पाएंगी। व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर? हर वेबसाइट से पहले आप लगाते हैं ना WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। वाह वाह डॉक्टर साहब, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। लोगों को ऐसे लगता है कि डॉक्टर्स के पास जो है ना सेंस नहीं होती, भाईजान सेंसफुल डॉक्टर्स भी होते हैं। मूविंग ऑन, व्हाट इज योर बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन? ये आना चाहिए। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? बॉडी का सबसे लार्ज, कैन यू गिव मी ऑप्शन? मुझे पता है वैसे। मुझे पता है वैसे, ऑप्शंस मुश्किल है क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्री है। थोड़ा सा भी मैंने आपको हिंट दी। बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? अगर आप जवाब ना दे पाए, then you have to look into the camera and say कि मेरे पास कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। 10, 9 ऑप्शन प्लीज, ऑप्शंस। इसमें रिश्ते नहीं आए हुए कि जिसमें 3 तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको, आपने एक सिलेक्ट करना है। ये तो फिर ऐसे ही है। आई थिंक लीवर। उससे बड़ी तो आते हैं। लार्जेस्ट आपने ऑर्गन की बात की, ठीक है। इंटेस्टाइन जो है ना वो ऑर्गन नहीं है। चलिए आप कहती है मान लेते हैं, पर जो सही जवाब है वो तो ऑर्गन ही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now this is your camera. Now you have to say watch in the camera. Zoom कीजिएगा इनको और आपने कैमरा में देख के कहना है कि मेरे में कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने ये नहीं कहना। आप मुझे ऑप्शन तो देना। एकदम आप एक क्वेश्चन करते हैं, बताएं ऑप्शन, फिर मैं बताती हूं। ऑप्शन तो इसमें कोई नहीं है मुस्तफा, ऑप्शन होने चाहिए। मैं आपको सही जवाब बताया तो पहले आप कैमरे के अंदर जो सजा है वो कर लें। बी ए गुड स्पोर्ट। तो पहले आप ऑप्शन थे, मैं फिर बताऊंगी ना। ऑप्शन तो आपको मैंने दे दिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एयर, आइज और स्किन। स्किन है। स्किन
is the largest organ. मैंने जरा डॉक्टर साहब रो पड़ी थी, मैंने चीटिंग ही कराई है. Literally, skin is the largest organ in human body. What is the largest bone in human body? It's femur. Femur, जिसको हम glutes की या thigh bone कहते हैं. ये वाहिद bone है जो एक पीस के अंदर इतनी बड़ी होती है. हड्डियां तो और भी बहुत सारी हैं. So moving on, loudest animal in the world. No, I have no idea. आवाज में. Loudest animal. Give me option, मैं आपको फिर चलो पानी में होता है. Blue whale. Whale is the right answer. Tell me 3 days of week without taking their name. हफ्ते के कोई भी 3 दिनों का नाम बताएं उनका नाम लिए बगैर. 3 days. 3 days. हाँ. Any 3 days of week without taking their name. Monday, Tuesday, Wednesday. पर वो तो नाम ले लिया ना डॉक्टर साहब. तो फिर उसके अलावा कैसे होंगे? Without taking their name. 3 days. 3 days. 3 days का नाम लिए बगैर 3 दिन बताने हैं, नाम नहीं लेना उनका. 3 days बोल दिया ना, नाम तो नहीं लिया ना. फिर? This is not the right answer. Then give me an option again. ऑप्शन इसमें ऑप्शंस नहीं है, पर आपको सदा अपनी लेनी पड़ेगी. मैं आपको फिर सही तो बताऊंगा. अब हर इंसान मुझे भी, अगर आप मुझे भी अपनी जगह पे बिठा देंगे तो सही जवाब तो मैं भी नहीं शायद दे पाऊंगा. नहीं. नाउ दिस इज योर कैमरा. नाउ यू हैव टू से मेरे में कॉमन सेंस नहीं है. मेरे में कॉमन सेंस है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा. इनमें कॉमन सेंस है, इनको याद नहीं आ रहा. टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे. आपने 3 दिन नाम बताए. यहाँ दिमाग की बत्ती जली भाई. आप जिस मर्जी इंडस्ट्री से हो, मीडिया का स्वैग ही है कि जब आप हमारे सामने बैठते हैं तो ब्लैंक आउट करना जानते हैं. मूविंग ऑन. ये मेरी टीम ने डाला है, थोड़ा लेम है पर बड़ा मजे का है. आप सोचेंगी ना तो आप मजे लेंगी ना. 11:30 ना सोया करें ना, थोड़ा सा जिंदगी का टाइम बढ़ाएं, थोड़े से मजे लेंगी ना तो आपको समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है. मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? मिस्टर बीन अगर सो रहा हो. मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? मिस्टर बीन अगर सो रहा हो तो वो भी मिस्टर बीन तो ना हुआ. फिर क्या हो जाएगा? मिसेस बीन हो जाएगी. फिर पर जरूरी नहीं है. मतलब यू कैन गिव अप एंड आई कैन टेल यू द राइट आंसर. यस, टेल मी. सोयाबीन. Now you know what to do. नहीं, मैंने कहा था सोच ही रहा था मिस्टर बीन ही नहीं है. मिस्टर बीन ही सोयाबीन है. चले इसको ठीक माने थे. अली की माँ के 3 बच्चे हैं. ओके. एक का नाम अहमद है, एक का नाम फराज है. तीसरे बच्चे का क्या नाम है? अली की माँ के 3 बच्चे हैं. अली की माँ के 3 बच्चे हैं. एक का नाम अहमद है, एक का नाम फराज है. तीसरे बच्चे का क्या नाम है? सवाल में जवाब है. मेरे पीछे सवाल दोहराएं. दोबारा बताएं. अली की माँ के 3 बच्चे हैं. एक का नाम अहमद है, एक का नाम फराज है. तीसरे का नाम अली होगा. कमाल होगी डॉक्टर साहब, कमाल होगी. मैंने उंगली पकड़ के डॉक्टर साहब को जिता दिया है. कमाल करती है डॉक्टर साहब. इतनी कॉमन सेंस कहाँ से लेके आई हुई है आप अपने अंदर. आपकी यंगेस्ट पिक्चर ऑफ यू इज द डैश पिक्चर ऑफ यू. आपकी जवान तरीन नहीं मुझे समझ तस्वीर जो है वो फलां तस्वीर है आपकी. Your youngest picture is dash picture of you. Obviously मेरी ही होगी. नहीं वो तो obviously बात है. ये इसमें कतरीना तो नहीं आ जाएगी ना. आपकी पिक्चर में आप ही हैं. पर आपकी जो सबसे youngest बचपने की जवानी की पिक्चर है वो आपकी सबसे प्यारी पिक्चर है. अब आप कह रही हैं बचपन में आप प्यारी होंगे, दे दीजिएगा हमें, हम पिक्चर चला देंगे और कमेंट सेक्शन में देखने वाले जाके डिसाइड कर लेंगे. चलिए अब आप बताएं कि आप में कॉमन सेंस नहीं है, बताएं फिर आपको जवाब बताओ.
आप ऐसे ही बताएं। नहीं, आप ऐसे तो ना लगे ना, आप पहले लोग आके नीचे कमेंट करेंगे कि डॉक्टर साहब जो है ना बिल्कुल रो रही हैं। हाँ हाय हाय, आप तो इमरान खान लग रही है मुझे। रोई जा रही है। मैंनू प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं काम करा, मैनू प्राइम मिनिस्टर बनाओ है। इमरान खान को ऐसे ना बोले आप। मैंने तो बोल दिया है, जमहूरियत है। अच्छा, ये इधर देखे ना, बताएं, मैं तो कुछ जवाब बताऊं? हाँ पहले जवाब बताएं। है, बताएं जवाब। योर यंगेस्ट पिक्चर ऑफ यू इज योर ओल्डेस्ट पिक्चर। ओके, नाउ यू नो व्हाट टू डू। मेरे में आई डू हैव कॉमन सेंस। शी डज हैव कॉमन सेंस। ये आपको पता ना कि किस पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर लग रही है, मरनी नहीं, जो मर्जी हो जाए। मूविंग ऑन, दो ऐसी चीजें जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं कर सकती। दो ऐसी Two things which you cannot have in breakfast. two things which I can't have. इसके बाद तो आप खुद ही कह पड़ेंगे मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। दो चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। आप तो 11:30 सोती हैं, तो सुबह जहरी बात जल्दी उठती हैं। देसी घी के पराठों का नाश्ता लगता है मुझे आप करती हैं। किसने कहा? आज आप सुबह जब से मुझे मिली है कह रही है मैंने नाश्ता किया है, मैं नाश्ता करके आई हूँ। तो मैं को बड़ा हैवी किंग साइज ब्रेकफास्ट करके आई हैं आप। क्वेश्चन दोबारा बताएं हम। बस यकीन करे, मेरी यही कमाई है। जो लोग मेरे सामने बैठते ना, खवातीन जो इस तरह ब्लैंक होती है, भाई जान ये सारे सेगमेंट इसीलिए बनाए हुए हैं, अदरवाइज ऐसी कोई जो है बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे, मैं सवाल चेंज कर दूं? करें। सवाल चेंज कर दूं? वैसे आपने वो सही कहा था कि मिस्टर बीन नहीं है फिर वो। चले मूविंग ऑन, वो कौन है? ये बड़ा आसान है। चले दोबारा से आप वही सवाल पे, मुझे मजा आ रहा है, वही पूछ रहा आपके लिए। हूँ। नाश्ते में क्या दो ऐसी चीजें हैं जो आप नोश नहीं फरमा सकते? एक तो हम नाश्ते में पानी नहीं लेते। क्यों? नाश्ते में पानी नहीं लेते? डॉक्टर साहब ना करे, खुदा को नाम ले, पानी ही पानी से तो हम आगाज करते हैं सुबह का अपनी। नहीं, आप पानी पीते हैं सबसे पहले? सबसे पहले। क्यों? ताकि डिटॉक्सिफाई हो रात की जो अंदर। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले आप कोई ऑलमंड्स वगैरह लेने और उसके बाद पानी पिए, फिर आप फाइबर पहले डालना चाह रही हैं बॉडी के अंदर, वो एक अलग चीज़ है। पर हम पानी पीते हैं क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं ना, हमारे अंदर जो पूरी रात होता है ना, उस जोश को उसको समेटने के लिए, धोने के लिए सुबह पानी पीना पड़ता है। नहीं पता, पानी तो सब एवरीवन ड्रिंक्स वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अच्छा, मैंने जो तिब में पढ़ा है ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि पहले आप पानी ना पिएं। अच्छा। क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है ना जो आपके स्टमक में है, वो पानी के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज ले लें, खजूर ले लें, ताकि वो टॉक्सिन्स उसमें अब्सॉर्ब हो जाएं। अब वो जो टॉक्सिन्स हैं जो खाम मादा प्रोड्यूस करती है बॉडी, उसी के लिए हम पानी पीते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो के। आप अगर पानी की बजाय खजूर खाना शुरू कर देना, आप अपने देखिएगा आप कैसे चेंज होती है। डॉक्टर साहब, आप माफ किया आपको, आपने इतनी खूबसूरत देखे बात बता दी है। 2 things लंच एंड डिनर कैन नॉट बी हैव इन ब्रेकफास्ट। तो ऑब्वियस सी बात है। डॉक्टर साहब, हम इसको खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। आसान बात पूछता हूँ, इफ यू आर कुकिंग, आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस। तो आप किसकी ने खाना बना रही होंगी? मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको हिंट्स करा दी हैं कि ये जिद्दी हैं, मानती नहीं है, तो किसकी फॉलोअर है। मैंने नहीं इनसे पूछा, पर फिर भी मुझे पता चल गया है, इमरान खान, नवाज शरीफ एंड आसिफ अली जरदारी। 3 ऑप्शन हैं। अगर आपने खाना बनाना तो किसको यू विल इनवाइट? किसी को भी नहीं करूँगी। तीनों, वो भाई फिक्शन है, वो तो मर रहे हैं ना। डॉक्टर आयशा हमें बुला ले, फिक्शन है। अगर इन तीनों में से आपको किसी को बुलाना है, ऑब्वियस सी बात है इमरान खान। ऑब्वियसली सी बात है। देख ले, मैंने आपको क्या कहा था, इनके वो मिलती थी आदत। आपने इमरान खान साहब को बुला लिया, खाना क्या बनाएंगे? देसी। क्या देसी? कुछ भी क्या? साग खिलाऊंगी। साग? यार ये तो आपने कमाल कर दिया। साग है, मकई की रोटी है, हाँ। मुर्गा शुर्गा, कोई देसी कुकर तो देसी जो मुर्गा आपके पास बनता है, हाँ। वो शोरबे वाला होता है कि कढ़ाई स्टाइल में बनाते हैं? दोनों में। अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं? हाँ, आई एम अ गुड कुक।
डॉक्टर साहब फिर शोरबे वाला कुकर तैयार करें। ठीक है। मैं वो फ्लावर वाले जो गार्डन में आप रहती है, स्वांजना खाया है? ये तो मोरिंगा और ये होता है। मोरिंगा तो खाया है मैंने। स्वांजना जो होता है जिसका उसी का ही ड्राई पाउडर होता है जिसको मोरिंगा और ड्राई पाउडर खाया हुआ है, बस स्वांजना क्या है? स्वांजना ये हमारे इलाके की चीज है। हाँ। तो ये मतलब मोरिंगा खाने से बेहतर है आप ये खा लें। अच्छा। सारी बीमारियां, क्योंकि मेडिकल एक। और ये क्या पका के खाते हैं सब्जी के स्टाइल में? बस मुझे पता है आप किस गार्डन में रहती हैं। आपने जब वो स्वांग जना बनाना है और देसी कुकड़, और मेरे सोशल मीडिया पे अगर आपको ये दोनों चीजें नजर समझ आ जाए कि डॉक्टर साहब ने जना वो कुक करके भेजी है। डॉक्टर साहब, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, एक दिन आपने गुजारना हो तो कैसे गुजारेंगी? ठीक है, अपने लिए। हाँ, मतलब आप जिस्म उनका है, रूह आपकी है, जरताज गुल बन के आप उठ गई हैं। मुझे पता है आपकी नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं। आप जरताज गुल साहबा बन के उठ गई हैं। अपार्ट फ्रॉम के मेरा प्राइम मिनिस्टर इतना खूबसूरत है कि बारिश उसकी वजह से हुई है, रहमत हो रही है, ऐसी स्टेटमेंट्स के अलावा क्या करेंगी? मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनमें सारे इक्विपमेंट हैं, लेकिन उन पे ठीक तरह से काम नहीं हो रहा। तो मैं उन सारी चीज़ों पे काम करूँगी वहाँ पे। मतलब लोग ऐसे आने चाहिए जो उस पे काम करें, हेल्थ पे काम करें। हेल्थ पे काम वहाँ पे बहुत कम हो रहा है, लेकिन ये है कि एजुकेशन, हेल्थ, मतलब सारी चीज़ों को बंदा लेके चलता है। तो मैं इन सब पे काम करना चाहूँगी। परफेक्ट। सो आपको ऑन कॉन्ट्रेरी ऑफ दैट, व्हाट डू यू थिंक कि एक वुमन एम्पावरमेंट के हिसाब से, और ये दौर चल रहा है जिसे हम एम्पावर ख़वातीन की बात करते हैं, वी स्पीक के औरत को मजबूत होना चाहिए, माशरे के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे अर्जेंट या एस ऐप वाले काम है कि वो फ़ौरन करने चाहिए ताकि ख़वातीन एम्पावर हों, और जो चीज़ें नहीं हो रही वो क्यों नहीं हो रही? ख़वातीन जो है ना वो डर जाती हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, ख्वाब देखने से कॉन्फिडेंट नहीं, ग्रो करने से। वही मतलब आप ग्रो करने के लिए आपको ख्वाब देखना है ना। ठीक है, हाँ। तो उसमें यह है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपको, दूसरी बात अल्लाह पे तवक्कल है। बहुत सारे लोग हमें भी कहते हैं ये फिजियो करेंगी, ये होगा, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं, इनमें क्या जोर होगा, ये क्या करेंगी। तो उनकी बातों पे मैंने कभी नहीं यकीन किया। मैंने अपनी स्किल देखी है, मैंने ख़ुद को ग्रो किया है। इसी तरह से मैंने अभी स्पेशल चाइल्ड्स का स्कूल था, मैं वहाँ गई हूँ। वहाँ पे उनकी मदर्स को मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है आप किसी क्लिनिक में अपने बच्चे को लाएं। उनको मतलब कुछ को रेकी सिखाई जाती है, उनको सारे ट्रीटमेंट बताया जाता है कि वो अपने बच्चे को खुद से इंडिविजुअल, जो एक माँ काम कर सकती है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, उनमें अवेयरनेस लानी चाहिए। और फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो डट के करें। ठीक है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ फैमिली सपोर्ट नहीं भी है ना, तब भी आपकी अपनी विल पावर तो है ना, आप अल्लाह पे तवक्कल रखें और ग्रो करते रहें। मैंने यही किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आप सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए।